एक जमाना हुआ करता था कि संसद में 3 आना बनाम 13 आना का वो जो विमर्श रहा या अपने गडकरी साहब का विमर्श रहा कि पूर्वांचल के लोग गोबर से अपना निकाल कर गंद खाते हैं, और उसने पूरा हंगामा मचा दिया पूरे देश के पैमाने पर एक नए तरीके का विकास। और वहीं पर नेहरू भी तो समाजवादी ही थे और समाजवादी धारा को ही आगे ले चले अपने स्तर से। लेकिन एक जमाना आया कि कांग्रेस विरोध में सारे लोगों को इकट्ठा करके आज हम यहाँ खड़ा हो गए हैं कि कांग्रेस विरोधी गठबंधन के साथ, और आज की तारीख में हम भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ अपना कांग्रेस को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो समाजवादी आंदोलन का आप विकास देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आप किस पर टिप्पणी प्रस्तुति पर करेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी, फिर आप म्यूट हो गए, फिर आप म्यूट हो गए। ठीक है, जी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त अपने वक्तव्य में कहना चाहूंगा क्योंकि आपका समय भी खत्म हो रहा है अब। पहली बात तो ये कि सन 34 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो ठीक उसके समानांतर ही, उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ी थी और रचनात्मक प्रोग्राम में की भागीदारी शुरू की थी। एक तो ये नंबर कि नीचे से जब तक आप समाज को ठीक ठाक नहीं बनाएंगे तब तक समाजवाद की बात करना एक हद तक बेईमानी होगी। और संसदीय राजनीति या आंदोलनात्मक राजनीति में उसकी भी अपनी एक भूमिका है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क की शायद बहुत बड़ी भूमिका है गांव गांव के स्तर पे, जो एक पूरे समाज को परिवर्तन के दायरे में ला सकता है। दूसरी बात जो आपने उठाई कि जवाहरलाल भी सोशलिस्ट थे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जो जो एक तथ्य है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना वर्ष में उसकी स्थापना के लिए जवाहरलाल को ही इनवाइट किया गया था, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो नहीं आ पाए। तो जवाहरलाल का समाजवाद जो है वो बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होता है उनके 1955 के आबादी कांग्रेस में, जहाँ पर उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी की बात की, और साथ ही साथ तो देश निर्माण के लिए उन्होंने नए कदम उठाए थे। उसमें जमींदारी अबॉलिशन से लेके इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बाकी सब जितने कार्यक्रम थे वो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, जिसके बिना समाजवाद की नींव नहीं बनाई जा सकती थी। ये समाजवाद के नींव थे। आप समाजवाद में कूद नहीं सकते हैं, न संसदीय जनतंत्र के माध्यम से कूद सकते हैं, न बहुत ज्यादा एजिटेशन करके ही कूद सकते हैं। आपको निश्चित तौर से कुछ स्टेप लैडर्स जिसे कहते हैं, कुछ सीढ़ियां बनानी पड़ेगी जिससे आप समाजवाद तक पहुंचे। तीसरी बात यह है कि आज के दौर में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने इतनी ज्यादा जल्दीबाजी और जिसे कहते हैं कि संसदीय महज विरोध पक्ष की राजनीति इस पिछले 70 साल में की, कि जिसका परिणाम है कि आज हम इकट्ठा हो गए हैं बीजेपी की खिलाफत करने के लिए, और इस बीच में बीजेपी इतनी ताकतवर बन गई है, जबकि कायदे से जो इतिहास का क्रम होना चाहिए था वो समाजवाद का क्रम होना चाहिए, समाजवादी समाज की ओर बढ़ने का होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं हम तमाम समाजवादियों को, जो हम लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, उन सब की एक कहीं न कहीं भूमिका आती है। हम कहीं न कहीं कमजोर पक्ष में थे। अगली बात जो है कि क्या समाजवाद संभव है बिना पूंजीवाद से लड़े? क्या समाजवाद संभव है आज के तारीख में जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है उसकी खिलाफत किए बिना? क्या समाजवाद संभव है आज के पूरे विश्व अर्थतंत्र और विश्व राजनीति में जो नए ढांचे बनाए गए हैं, जिसका जिक्र किया गया इस बहस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पूरे तौर से इग्नोर करते हुए? मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है।
तो इसके लिए हम समझते हैं कि हमें पुनः लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को पूरे तौर पे फिर से रीडिफाइन करने के लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें हमको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमको निश्चित राय बनानी पड़ेगी कि क्या हम उसका स्वागत करेंगे या उसका विरोध करेंगे या उसमें तरमीम लाएंगे, क्या करेंगे हम। और दूसरी बात कि ग्रास रूट लेवल पे जो गांधी जी ने रचनात्मक संग्राम की तरफ मोड़ा था, क्या उसकी आवश्यकता पूरे तौर से खत्म हो गई है? क्या नीचे से संग्राम, नीचे से समाज को बदलना आवश्यक नहीं रह गया, वो बिल्कुल से हो गया है? क्या इसको हम आज भी मानते हैं कि हमको करना पड़ेगा, कि हमको कुछ वहां करना पड़ेगा? हम समझते हैं इन सब प्रश्नों को हमको फिर से उकेरना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम किस तरह से पुनः लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रतिस्थापित करें, उसके लिए हमको एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो नई राजनीति की शुरुआत एक हद तक हो रही है। वो मेरे आपके कहने पे नहीं होगा या कोई बहुत बड़ा एक इंडिया गठबंधन बना लेने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। वो एक स्वाभाविक गति है इतिहास की। इतिहास जो है वो आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक लोकतांत्रिक ढांचे का ही एक समाजवाद बनाने की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है पूंजीवाद का और कोई विकल्प ही नहीं। अपने आखिरी दम पर आ गया है, आखिरी अपनी सीढ़ी पर चढ़ गया है और उसके बाद हमें इन सब चीजों को बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि आज 90 साल के जो उम्र हो गई है लोकतांत्रिक समाजवाद की भारतवर्ष में, और उस लोकतांत्रिक समाजवाद को सभी ने स्वीकार कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है। और जवाहरलाल ने उसको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, आबादी कांग्रेस में उसको ग्रहित किया और उसके अनुसार एक नई धारा बनाई, आर्थिक धारा, और अर्थतंत्र की पुनर्संरचना की। तो हमें उसको बिल्कुल अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोहिया और बाकी लोगों की भी एक भूमिका है, खास तौर से आंदोलन की, खास तौर से एक निगहबानी की, विजिलेंटिज्म की डेमोक्रेसी में, जो बहुत आवश्यक है, जो निगहबानी आज खत्म हो गई है लगभग। और जिस तरह से कानून बने हैं हमारे यहाँ, कोई भी किसी तरफ जा कुछ भी कर सकता है, ये चीजें बनी है। कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। आज के दौर में समाजवाद की लड़ाई बहुत परीक्षा उन लोगों की होगी जिनको समाजवाद की इस धारा को ले चलना है। बहुत धैर्य की परीक्षा जनता को ही देना होगा कि वो समाजवाद से निष्कर्ष निकलते हैं उसको ग्रहण करे। तो इसलिए कोई साधारण ये सवाल नहीं है, ये एक इस शताब्दी का शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर दीपायन, आपकी टिप्पणी, 1 मिनट बचा हुआ है। 2 मिनट। नहीं, मैं तो बहुत ही संक्षिप्त, और मेरे लिए तो एक एजुकेशन रहा, और मेधा पाटेकर जी से लेके प्रोफेसर दीपक मलिक साहब ने, मेरा भी यही मानना है कि हमें 1934 में लेकर के जो समाजवाद की बहस चली थी, और आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस लंबी प्रक्रिया में, इतिहास के दौर में बहुत सी चीजें हुई हैं, और इसमें लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद, आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद, नेहरू का समाजवाद, फिर नंबूद्रीपाद और कम्युनिस्ट पार्टी और एम.एन. राय का समाजवाद, लेनिन का समाजवाद, ये पूरा बर्नार्ड शॉ का जो पूरा एक फेबियन सोशलिज्म। तो हमें लगता है कि यह जो दौर है एक आत्ममंथन का दौर है, और निश्चित रूप से जो प्रोफेसर दीपक मलिक साहब ने कहा है कि गांधी ने जो 1934 में कहा है कि हमें नागरिक समाज के साथ जुड़ करके, और वह समय अब आ गया है जब हमें हिंदुस्तान की आम जनता के बीच से जुड़ करके इस समाजवाद की व्याख्या को, इस मंथन को उनके बीच में ले जाना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत सी गलतियां हैं, उसको भी हमको सीखना होगा कि अगर दक्षिणपंथी राजनीति का, सांप्रदायिक राजनीति आज एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, तो हमें भी पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि इसमें हमारी भूमिका कैसी रही। कि जैसे कि मलिक साहब ने कहा कि
इसको समाजवाद को रिप्लेस बेहतर समाजवाद करता, लेकिन यहाँ तो दक्षिणपंथी घोर सांप्रदायिक ताकतों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो ये हमारे जो भी समाजवादी लोग हैं, वो लोहिया आचार्य नरेंद्र देव से लेके नेहरू